स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इसमें सबसे पहले बुक में फुल फॉर्म अंडरलाइन कर लीजिए, ये कई बार 1 मार्क में आ जाती है। फर्स्ट पेज पे जीएपी दैट इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है। इसमें एक दो टर्म्स हैं जिसकी फुल फॉर्म एमसीक्यू में आती है। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स दैट इज गैप। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया हैज इशूड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स टू स्टैंडर्डाइज द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। इसे सेकंड पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन अंडरलाइन कर लीजिए, ये कई बार एमसीक्यू में आ जाता है कि हमारा जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है उसने सारे हमें स्टैंडर्ड्स और प्रिंसिपल्स बता रखे हैं। देन फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, नेक्स्ट पेज, इसे मार्क कर लीजिए 1 स्टार, इंपॉर्टेंट। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड। मतलब क्या हुआ मैन मेड? कि जो कुछ भी बनाया है हमने बनाया है, कुछ भी लॉ ऑफ नेचर नहीं है, हमने बनाया है। सेकेंड, दे आर फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब दे कैन बी सब्जेक्ट टू चेंज, ऐसा नहीं है कि एक बार बना दिया तो फिक्स रहेंगे। दीज आर फ्लेक्सिबल। थर्ड, दे आर जनरली एक्सेप्टेड। फर्स्ट, दे शुड बी रेलिवेंट, इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। थर्ड, इट शुड बी फीजिबल, फीजिबल का मतलब होता है पॉसिबल। तो ऐसा नहीं है आपने प्रिंसिपल्स को बना दिया मगर आप अप्लाई ही नहीं कर सकते, तो दे शुड बी फीजिबल। तो कई बार हमारे फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आ जाते हैं, तो इन्हें मार्क कर लीजिए। देन फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस और कंसेप्ट्स। एजम्पशंस का मतलब क्या होता है? एज्यूम करते हैं, तो हमें ये बताना नहीं पड़ेगा। बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशन दो चीजें हैं, एजम्पशंस और प्रिंसिपल्स। एजम्पशंस का मतलब होता है कि हम तो ये एज्यूम कर रहे हैं कि आप ये चीजें तो फॉलो कर ही रहे हो। अगर इन तीनों एजम्पशन में से आप कोई और फॉलो नहीं कर रहे तो आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो 3 एजम्पशन गिवन है वो तो आप फॉलो कर ही रहे हो। फर्स्ट इज गोइंग कंसर्न एजम्पशन। हम जब ये प्रिंसिपल्स कर रहे हैं तो 2 तरीकों से पढ़ेंगे। पहला, कि अगर आपका क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन करने के लिए, उसमें क्या लिखोगे। और दूसरा तरीका है कि अगर आइडेंटिफाई करने के लिए आता है तो कैसे करोगे, उसमें मेन क्वेश्चन के ऑलमोस्ट रिपीटेड है, तो दोनों तरीके से आपको समझना है। दोनों वैसे ओवरलैपिंग है। कई चीजें होती हैं कि सेम स्टेटमेंट अलग अलग प्रिंसिपल्स में गिवन है, तो थ्योरी में तो आप वो फॉलो कर सकते हो, मगर जब आइडेंटिफाई करना होगा तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा प्रिंसिपल। इसमें 2 तरह से क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैंने कहा पहले या तो एक्सप्लेन करने के लिए आता है, या मेन जो आता है वो आता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि बताओ कौन सा प्रिंसिपल है, कौन से एजम्पशन इसमें अप्लाई होगी। फर्स्ट, गोइंग कंसर्न एजम्पशन। गोइंग कंसर्न मतलब क्या लग रहा है? गोइंग कंसर्न चलती जा रही है, तो गोइंग कंसर्न एजम्पशन हम ये मान के चलते हैं कि बिजनेस आपका चलता रहेगा। अगर आप बिजनेस बना रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, देयर विल बी नीदर नेसेसिटी नॉर रिक्वायरमेंट टू क्लोज डाउन द बिजनेस। मेन जो है हमारा गोइंग कंसर्न एजम्पशन, मतलब बिजनेस अगर आपने स्टार्ट किया तो वो चलता रहेगा, गोइंग कंसर्न। तो अब इसीलिए जैसे आप स्कूल में जब एडमिशन लेते हो, तो नर्सरी में एडमिशन लेते हो, तो क्या स्कूल वाले वेट करते हैं कि आपको जब 12th में पास आउट हो गए तब रिजल्ट देंगे? क्या करते हैं? हर आपका पूरी स्कूल लाइफ को ईयर्स में डिवाइड कर देते हैं और हर साल का रिजल्ट निकलता है। इसी एजम्पशन की वजह से हम कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसमें डिफरेंशिएट करते हैं कि जो रेवेन्यू एक्सपेंस होता है वो हम उसी साल राइट ऑफ कर देते हैं, जो आपका सैलरी है, रेंट है, ये सब उसी साल राइट ऑफ कर देते हैं, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, मशीनरी, लैंड, उसको हम धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं। तो गोइंग कंसर्न एजम्पशन अगर आपको एक्सप्लेन करने के लिए आता है तो इसमें 3 पॉइंट्स बोलेंगे। पहला, going we assume that the business will go on forever, nor necessity nor requirement to close down the business. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं अभी अनलाइन करवा दूंगी, बिकॉज ऑफ दिस प्रिंसिपल वी डिफरेंशिएट बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये मार्क कर लीजिए, पहला तो जो बोल्ड में गिवन ही है, बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ foreseeable future at the same level of operation. First paragraph में there is no intention to close down the business or scale down its operation significantly. नेक्स्ट पॉइंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट दैट डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये मेन पॉइंट आता है आपका आइडेंटिफाई करने के लिए कि बताइए कौन सी एजम्पशन है या कौन सा प्रिंसिपल है। तो इस पॉइंट को अंडरलाइन करके स्टार मार्क कर देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपका ये एक्सप्लेन करने के लिए आता है, 3 पॉइंट्स हम बताएंगे। क्या? पहला, बिना देखे सबसे पहले द बिजनेस विल गो फॉर एवर, ठीक है, जो आपको बोल्ड लेटर्स है मेन पॉइंट वो है। दूसरा, ठीक
ठीक है। तीसरा, we differentiate between capital expenditure and revenue expenditure. मगर अगर क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाई करने के लिए, वो थर्ड पॉइंट में से आता है, ठीक है। तो दो मार्किंग कर लेना, बेशक दो कलर के पेन यूज कर लो। एक तो ब्लू पेन जो नॉर्मली आपको एक्सप्लेन करने के लिए 3 या 4 पॉइंट्स हम हमारे उसमें एक्सप्लेन करते हैं विद एग्जांपल, एक्सप्लेनेशन जो आती है, और आइडेंटिफाई करने के लिए अलग पॉइंट्स मार्क कर लेना। किसी को पेंसिल से मार्क करना हो तो पेंसिल ले लेना। सेकंड, कंसिस्टेंसी असम्पशन। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? बिना देखे जो एक जैसा चलता जाए। कंसिस्टेंसी मतलब एक जैसा चलता रहे। जैसे हम हमेशा जब बात करते थे क्रिकेट में, हम हमेशा कहते हैं कि कोई बैट्समैन है, कभी तो सेंचुरी मार रहा है, कभी 0 पे आउट हो रहा है। कौन सा ऐसा प्लेयर है जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता था? कौन था ऐसा कि हाँ, सचिन तेंदुलकर। जैसी कंसिस्टेंसी की बात करते हैं, हम उसका नाम दे देते हैं। तो एग्जैक्टली कंसिस्टेंसी का मतलब यही है कि जो मेथड्स, जो रूल्स आप फॉलो कर रहे हो, कंसिस्टेंटली वही फॉलो करना है। जैसे हमारे डेप्रिसिएशन चार्ज करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, तो अगर आपने एक बार कह दिया कि हम स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करेंगे, तो आपको कंटिन्यूसली वही करना है। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि क्लोजिंग स्टॉक के लिए हमें लीफो मेथड यूज करना है, हमारे डिफरेंट मेथड्स होते हैं, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, वेटेड एवरेज मेथड, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, मगर एक बार आपने मेथड डिसाइड कर लिया तो कंसिस्टेंटली आपको वही यूज करना है। अगर आपको मेथड चेंज करना भी पड़ गया, तो उस केस में आपने क्यों चेंज किया और उसकी वजह से प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ा है, वो आपको बताना पड़ेगा। तो कंसिस्टेंसी इसे मेन जो आइडेंटिफाई करने के लिए आता है, वो तो यही होता है कि सेम मेथड हैज टू बी फॉलोड ईयर आफ्टर ईयर। ये तो है आइडेंटिफाई करने के लिए। एक्सप्लेनेशन के लिए अगर आता है, तो पहला तो पॉइंट यही हो जाएगा कि आपको जो भी मेथड यूज कर रहे हो, कंसिस्टेंटली वही यूज करना है। फिर एक दो एग्जाम्पल दे दोगे कि अगर डेप्रिसिएशन का ये मेथड है तो ये यूज करना है, क्लोजिंग स्टॉक का ये मेथड है तो वो यूज करना है, और अगर आपको मेथड चेंज करना पड़ गया तो क्यों किया है और उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। ये 3 पॉइंट्स आप बताइए। ये होता है कंसिस्टेंसी से। पहली लाइन अंडरलाइन, मतलब वो अंडरलाइन करोगे ना, वो तो बोल्ड में है ही। दूसरा, फर्स्ट पैराग्राफ में लास्ट लाइन, इट हेल्प्स इन शोइंग रिजल्ट दैट आर कंपेरेबल, या पूरा अंडरलाइन कर लो। इट एलिमिनेट्स पर्सनल बायस एंड हेल्प्स इन शोइंग रिजल्ट्स दैट आर कंपेरेबल। अगर आप एक बार स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करोगे, एक बार रिटन डाउन वैल्यू मेथड यूज करोगे, तो प्रॉफिट चेंज हो जाएगा, तो हम रिजल्ट्स को कंपेयर नहीं करते। एग्जाम्पल इसका मार्क कर लीजिए, डेप्रिसिएशन का। देन एक्रूअल एजम्पशन। हमारे 2 बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होते हैं, कौन कौन से? एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस। 2 अलग अलग क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। एक होता है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाती है पेपर में, और दूसरा होता है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कौन से होते हैं? सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम। और बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस। कई बार इसमें उल्टा पुल्टा लिख देते हैं, ये ध्यान रखिए। लिखना चाहो लिख लो, फर्स्ट पेज पे लिख लो रजिस्टर के। बेसिस से याद रहता है क्योंकि इसमें आगे बेसिस ही आ रहा है, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस, और सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री। तो एक्रूअल में क्या डिफरेंस होता है कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस में? सिर्फ कैश पे फोकस करते हैं। हाँ जी, एग्जैक्टली इसमें यही पॉइंट है कि हमारे 2 बेसिस होते हैं, कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस, और हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि आप एक्रूअल बेसिस फॉलो करें। आपको ये बताना नहीं है कि हमने एक्रूअल बेसिस फॉलो किया है, हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि आप एक्रूअल बेसिस ही फॉलो कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे तो आपको बताना पड़ेगा। एजम्पशन का मतलब ये होता है कि हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि आप ये फॉलो कर रहे हो। अगर आप ये बेसिक एजम्पशन फॉलो नहीं कर रहे तो बताना पड़ेगा। एक बार जल्दी से 3 पॉइंट ट्रीट कर लीजिए। अच्छा, इसमें मेन जो पॉइंट होता है, इसमें कई सारे पॉइंट्स गिवन है, वो थ्योरी के लिए है। मेन जो आपको इसके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आइडेंटिफाई करने के लिए, दैट वी मेक एडजस्टमेंट फॉर प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, ये लिख लो, एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, बुक में लिख लो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप अभी जब रीड करोगे आप देखोगे 3 पॉइंट्स हैं हमारा, एक्रूवल, रेवेन्यू रिकॉग्निशन और मैचिंग। तीनों में डिट्टो सेम स्टेटमेंट लिखी है, डिट्टो सेम।
तो थ्योरी के लिए तो वो चल जाएगी, मगर जब आइडेंटिफाई करना होता है तो आपको एक ही चीज बतानी पड़ेगी। तो इसमें हमारा मेन जो आइडेंटिफाई करने के लिए होता है वो ये पॉइंट्स होता है कि एक्रूअल बेसिस में, जैसे हमने कल की क्लास में भी किया था, कि आपका जो कैश बेसिस है उसमें हम कोई एडजस्टमेंट नहीं करते, सिर्फ कैश पे फोकस करते हैं। मतलब एक्रूअल होता है, वी मेक एडजस्टमेंट फॉर प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, ये सब प्लस माइनस करते हैं। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिफाई करने के लिए ये पॉइंट होता है दैट वी मेक एडजस्टमेंट फॉर प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, accrued income and income received in advance। अब जल्दी से तीनों assumption एक बार जल्दी से रीड कर लीजिए। 3 पॉइंट्स में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है एक्रूअल, मैचिंग और रेवेन्यू रिकॉग्निशन। सिर्फ assumptions रीड करिए। assumptions का मतलब क्या होता है? एज्यूम कर रहे हैं, हमें बताना नहीं, अगर इन्हें फॉलो नहीं कर रहे तो बताना। जैसे अगर कोई कैश बेसिस फॉलो कर रहा है तो बताना पड़ेगा, अगर कोई मेथड चेंज कर रहा है तो बताना पड़ेगा, अगर कोई पार्टनरशिप या कोई बिजनेस हमने 2 साल के लिए बनाया है तो बताना पड़ेगा। थ्योरी के लिए एक तो यही है। दूसरा, इसमें पहला पॉइंट तो है ही, ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड व्हेन दे आर एंटर्ड इनटू वेदर अमाउंट इज एक्सचेंज और नॉट। मतलब हम कैश बेसिस फॉलो नहीं कर रहे, हम एक्रूअल बेसिस फॉलो कर रहे हैं। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज रियलाइज्ड, जो इटैलिक्स में है फर्स्ट पैराग्राफ में, and expenses are recognized as expenses in the accounting period in which revenue related to it is recognized, whether paid in cash or not। मगर ध्यान रखिएगा ये सिर्फ थ्योरी के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए ये पॉइंट्स, क्योंकि सेम लैंग्वेज आप आगे के 2 पॉइंट्स में भी देखो। एक बार जल्दी से रीड करिए। ये टॉपिक आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, 11th में, 12th में और बीकॉम में, या जो भी आप करोगे तो बेटर है कि आप शुरू से ही आराम से अच्छे से कर। 1 मार्कर होगा तो आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा, 3 मार्कर होगा तो आइडेंटिफाई करके एक्सप्लेन करने के लिए आएगा। तीन assumptions पढ़नी है सिर्फ अभी। मतलब आप किसी की मर्जी पर नहीं छोड़ रहे कि आप ऐसा कर लो या ऐसा कर लो। आप कोई, मतलब जैसे कहते हैं ना कि बायस, मतलब कि मुझे कोई बहुत अच्छा लगा तो मैं उसे फेवर करती हूँ, मतलब आई एम बाइस्ड। तो आप किसी को फेवर नहीं कर सकते, ये करना है मतलब करना है। हाँ जी, हो गए। देन कम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स का मतलब होता है जो फॉलो करना चाहिए। एजम्पशन तो होती है कि आपको करना ही करना है, मान के चल रहे कर ही रहे हो। प्रिंसिपल्स मतलब जो फॉलो करना चाहिए। क्वेश्चन जो आता है आपका मिक्स आता है, ये नहीं आता कि एजम्पशन बताओ या प्रिंसिपल बताओ, ऐसा कभी नहीं आएगा, मिक्स आता है।
तो पहला है अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज ऑफ दिस प्रिंसिपल वी टेक कैपिटल एज अ लायबिलिटी। हम हमेशा कहते थे कि कैपिटल इज द इंटरनल लायबिलिटी, और मैंने जब थ्योरी लिखवाई थी तब भी ये पॉइंट लिखवाया था, बिकॉज ऑफ बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कैपिटल इज ट्रीटेड एज अ इंटरनल लायबिलिटी और लायबिलिटी। बिजनेस एंटिटी का मतलब होता है कि जब भी हम अकाउंट्स की लैंग्वेज में देखते हैं, अकाउंट्स की आंखों से देखते हैं, तो हम कहते हैं बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है, दोनों डिफरेंट है। Business is different from businessman, and we prepare books of accounts from the point of view of business and not businessman. तो ये प्रिंसिपल हमें बताता है, ये बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, मतलब बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। इसी की वजह से हम प्रोप्राइटर को क्रेडिटर मानते हैं या कैपिटल को लायबिलिटी मानते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी सेपरेट फ्रॉम ओनर। Transactions are recorded in the books of account from the business point of view and not from that of owner. इसमें लिख लीजिए पॉइंट। अच्छा, ये है owners being regarded as separate from business are considered as creditors of the business to the extent of their capital. इसको बोल्ड लेटर्स में इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ये आपका आइडेंटिफाई करने के लिए भी आ सकता है, और 1 मार्कर का अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है कि why the capital is treated as a liability or why capital is the proprietor is taken as a creditor of the company. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये चैप्टर का, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल में बताता है कि बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। तो जैसे बैंक लोन मुझे वापस करना पड़ता है, इसी तरह जो कैपिटल है वो भी वापस करनी होती है, इसीलिए हम उसे लायबिलिटी मानते हैं। नेक्स्ट इज मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। नाम से क्या लग रहा है, मनी मेजरमेंट। सिर्फ वो ट्रांजेक्शन्स जिनको हम मनी के टर्म से मेजर कर सकते हैं वही रिकॉर्ड करेंगे, बाकी सब इग्नोर करें। अगर कोई नया मैनेजर को हमने एम्प्लॉय किया है, उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, मगर जब उसे सैलरी देंगे वो रिकॉर्ड कर लेंगे। मनी से रिलेटेड है। हमने जब डेफिनेशन भी की थी अकाउंटिंग की, उसमें भी हमने ये कहा था कि सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं। तो कोई अगर हमारा इवेंट होता है उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते, कोई ट्रांजैक्शन होती है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है, सिर्फ और सिर्फ उसे रिकॉर्ड करेंगे। अगर मान लीजिए हमारा आग लग गई गोडाउन में, उसके से लॉस डैमेज हो गया, उसकी वजह से मेरी सेल कम हुई है, तो लॉस है वो तो रिकॉर्ड कर लूंगी, मैं सेल कितनी कम हुई है वो रिकॉर्ड नहीं कर सकती। किसी नए मैनेजर की वजह से आपकी प्रोडक्शन कम हो गई है, तो वो हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। Only financial transactions are recorded. Then accounting period principle. आपकी स्कूल लाइफ सालों में डिवाइड होती है, हर साल का हम रिजल्ट निकालते हैं। किसकी वजह से हम डिवाइड करते हैं, कौन से एजम्पशन की वजह से, गोइंग कंसर्न एजम्पशन। हम कहते हैं कि आपकी पूरी आपकी स्कूल लाइफ नर्सरी से 12th तक होगी, इसीलिए हम आपकी स्कूल लाइफ को ईयर्स में डिवाइड करते हैं। इसी तरह हम ये मान के चलते हैं कि बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, तो हम बिजनेस लाइफ को सालों में डिवाइड करते हैं। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल एग्जैक्टली यही बता रहा है कि गोइंग कंसर्न की वजह से हम बिजनेस लाइफ को पीरियड्स में डिवाइड करते हैं और हर पीरियड का प्रॉफिट और लॉस और बैलेंस शीट बनाते हैं। तो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, लाइफ ऑफ बिजनेस इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड ऑफ 12 मंथ्स नोन एज अकाउंटिंग पीरियड्स। इसके साथ ब्रैकेट में लिख लो, इट इज रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न assumption. It is related to going concern assumption. दोनों का मतलब एक ही है, दोनों रिलेटेड है। गोइंग कंसर्न में हमने कहा कि बिजनेस चलता रहेगा। जैसे नर्सरी में कोई बच्चा आया है, हम ये मान के चल रहे हैं, स्कूल वाले ये मान के चल रहे हैं कि अगर नर्सरी में बच्चा आया वो 12th तक यहीं पढ़ेगा, तो हम 12th तक वेट नहीं करते हैं, हम स्कूल लाइफ को ईयर्स में डिवाइड कर देते हैं। इसी तरह बिजनेस चलता रहेगा, तो बिजनेस को भी हम ईयर्स में डिवाइड कर देंगे और हर साल का प्रॉफिट, लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन कैलकुलेट करते हैं। इसमें अकाउंटिंग पीरियड की डेफिनेशन मार्क कर लीजिए जो लास्ट में गिवन है। अकाउंटिंग पीरियड इज अ इंटरवल ऑफ टाइम एट द एंड ऑफ विच income statement, that is profit and loss account or statement of P&L and balance sheet are prepared to know the results and resources of the business. बहुत कम चांस है आने के, मगर एक दो बार आई हुई है। तो आपका कैलेंडर ईयर भी हो सकता है, फाइनेंशियल ईयर भी। कैलेंडर ईयर मतलब 1 जनवरी से 31 दिसंबर, और फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च। अगर आपको गिवन है द प्रॉफिट फॉर द ईयर 2014 इज दिस, इसका मतलब क्या हुआ, कैलेंडर ईयर, फाइनेंशियल ईयर। द प्रॉफिट फॉर द ईयर 2014 इज 50,000,
कैलेंडर, क्योंकि पूरा 2014 मतलब 1 जनवरी 2014 से 31 दिसंबर 2014। बिल्कुल, ये पॉइंट ध्यान रखना है, कोई पूछता नहीं है मगर क्वेश्चन में हिडन एडजस्टमेंट होती है, हमारे सारा कैलकुलेशन चेंज रहती है। आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च ही तो होता है, मतलब कुछ पार्ट 14 का कुछ 15, तो ये मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर। इसमें बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं, मतलब सिंपल कंसेप्ट है मगर ऐसे अलग से पढ़ाया नहीं जाता क्वेश्चन में, इसकी वजह से हम आप हमारी सारी कैलकुलेशन बिगड़ जाती है। तो ध्यान रखना, कहीं भी गिवन हो सिर्फ एक कंप्लीट ईयर तो मतलब कैलेंडर ईयर है, अगर कुछ इस साल का कुछ इस साल का मतलब फाइनेंशियल ईयर। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, नाम से क्या लग रहा है? फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, जितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो भी इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर्स के लिए रेलिवेंट है, वो सारी डिस्क्लोज कर। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल मतलब जितनी इंफॉर्मेशन है कि साल के बीच में स्ट्राइक हुई थी, उसकी वजह से कुछ लॉस हो गया, वो हम बुक्स में नहीं दिखा सकते क्योंकि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है, मगर हम इसे बैलेंस शीट के नीचे उसके चरणों में मतलब नोट्स अकाउंट्स करके दे देते हैं कि इस टाइम पे हमारी स्ट्राइक हुई थी या लॉस हुआ था, तो इतना एक्सपेक्टेड लॉस है, या नया मैनेजर आया था उसकी वजह से सारी प्रोडक्शन हमारी खराब हो गई, एनीथिंग। तो फुल डिस्क्लोजर में जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हम अपनी बुक्स में नहीं दिखा पा रहे, वो सारी हम शो करते हैं। इस फुटनोट ऑफ बैलेंस शीट या नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो लिखिए, कंटिंजेंट लायबिलिटी, contingent liability, contingent liability is shown on the footnote of balance sheet. Contingent liability is shown on the footnote of balance sheet. Contingent liability is shown on the footnote of balance sheet. बैलेंस शीट के चरणों में रहता है, होता क्या है कंटिंजेंट लायबिलिटी, जो हो भी सकता नहीं भी हो सकता, जैसे अभी आप क्लासरूम से निकलते हो सकता है बारिश हो रही हो सकता ना हो रही हो, तो हमें ये नहीं पता कि ये हमें पे करना पड़ेगा या नहीं, और अगर पे करना पड़ा तो कितना पे करना पड़ेगा। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी मुझे एग्जैक्ट अमाउंट तो पता नहीं, तो मैं बुक्स में दिखा नहीं सकती, मगर ये लायबिलिटी हो सकती है, कोर्ट में मेरा केस चल रहा है, हो सकता है मैं हार जाऊं, हो सकता है जीत जाऊं, तो मैं बुक्स में नहीं दिखा सकती, तो हम क्या करते हैं बैलेंस शीट में उसके नीचे हम नोट करके लिख देते हैं कि हमारे कोर्ट में एक केस चल रहा है और हो सकता है इतने तक की लायबिलिटी मुझे पे करनी, उसे कहते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो फुल डिस्क्लोजर एग्जैक्टली यही कहता है कि अगर आप बुक्स में नहीं भी शो कर पा रहे तो उसे नोट्स में दिखा दो, आपको ये इंफॉर्मेशन दिखानी जरूरी, दैट इज फुल डिस्क्लोजर। नेक्स्ट इज मेटीरियलिटी प्रिंसिपल। मेटीरियल मतलब क्या होता है, सामान में बोलना, उसके अलावा मेटीरियल मतलब इंपॉर्टेंट। मेटीरियलिटी प्रिंसिपल अकाउंट्स में जब हम वर्ड यूज करते हैं मेटीरियल या नॉर्मल भी, मेटीरियल मतलब इंपॉर्टेंट, मेटीरियल इंफॉर्मेशन मतलब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो मेटीरियलिटी प्रिंसिपल, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या कहना था, सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है, ये उससे लड़ाई करने आ गया। मेटीरियलिटी प्रिंसिपल कहता है कि सिर्फ जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो दिखाओ, जो छोटी मोटी इंफॉर्मेशन उसे इग्नोर कर। जैसे कि आपका वो है कैलकुलेटर, नॉर्मली 500 से 2000 रुपए के बीच में आ जाता है, ठीक है, और आप सालों साल यूज करते हो इसे, मगर अमाउंट बहुत छोटा सा है, तो हम कहते हैं उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानो और उसे खत्म कर। नहीं, चेयर फर्नीचर में आती है, वो हमारा एसेट है। तो कैलकुलेटर्स की छोटा एक्सपेंस है तो बेशक वो आप बहुत टाइम तक यूज कर सकते हो, फिर भी हम उसे रेवेन्यू एक्सपेंस मान के राइट ऑफ कर देते हैं, ये भी हम राइट ऑफ कर देते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंस मान देते हैं। अब इसी तरह अगर आपका 293.45 रुपीज है तो हम कहते हैं जो पैसा है छोटा मोटा होने से इग्नोर करो, हम हजारों की बात कर रहे हैं, करोड़ों की बात कर रहे हैं, पैसे का क्या करोगे, उसे राउंड ऑफ करके खत्म करोगे। तो मेटीरियल प्रिंसिपल कितना राउंड ऑफ करोगे इसे, 293, टेंस में नहीं राउंड ऑफ करते, 0.5 पूरे 11th में आपको कभी डेसिमल यूज नहीं करना इस प्रिंसिपल की वजह से। जहां भी आपकी फिगर आए, जैसे ये अगर 293.68 होता तो क्या राउंड ऑफ करते, तो ये ध्यान रखना, ये आपको अप्लाई भी करना है इस प्रिंसिपल की वजह से, तो हम हायर साइड पे करते हैं। तो
इस प्रिंसिपल की वजह से हम कहते हैं कि आपको डेसिमल यूज नहीं करने। सिर्फ 12th में 2 चैप्टर हैं जिसमें आपको डेसिमल यूज करने पड़ेंगे, अदरवाइज आप हमेशा राउंड ऑफ करो। तो मेटिलिटी प्रिंसिपल कहता है कि सिर्फ जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो दिखाओ, छोटी मोटी चीजें उसे इग्नोर करो। इसमें 2 पॉइंट्स लिख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट we consider purchase of calculator. We consider purchase of calculator. हाँ जी, लिखा है इसमें? किसकी है बुक? अच्छा, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन आता है ना वो ये पॉइंट आता है। परचेज ऑफ कैलकुलेटर, we consider purchase of calculator as revenue expense. We consider purchase of calculator as revenue expense. जो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, मतलब परचेज ऑफ बिल्डिंग लैंड, वो तो हम सालों साल यूज करते हैं तो उसे एसेट मानते हैं। जो रेवेन्यू एक्सपेंस होते हैं वो हम उसी साल खर्चा मान के राइट ऑफ कर देते हैं। तो बेशक कैलकुलेटर आप बहुत सालों तक यूज कर सकते हो, मगर फिर भी हम उसे रेवेन्यू एक्सपेंस मान के राइट ऑफ कर देते हैं क्योंकि अमाउंट बहुत छोटा है। इसी का दूसरा एग्जाम्पल लिख लो। वी इग्नोर पैसा, वी इग्नोर पैसा। इसका कोई भी एग्जांपल ले लो। मोस्टली जो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आता है वो ये इन दोनों में से पॉइंट आता है। एक तो कैलकुलेटर वाला बहुत कॉमन है, कैलकुलेटर के साथ पेन आ सकता है ज्यादा से ज्यादा, और दूसरा ये पैसे वाला के साथ है। नेक्स्ट इज प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म, इसे 3 स्टार मार्क कर लो। इसमें से तो क्वेश्चन आना ही आना। प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म 100% आएगा, बेशक आइडेंटिफाई करने के लिए आए या एक्सप्लेन करने के लिए आए। मतलब इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप पेपर में ढूंढ सकते हो कि इसका क्वेश्चन कहाँ है, इतना इंपॉर्टेंट। प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म मतलब क्या होता है? कंजर्वेटिव पुराने ख्यालात के, या पेसिमिस्ट अप्रोच जिसे कहते हैं हम, बड़ा कंजर्वेटिव है, बड़ी छोटी सोच है। तो एग्जैक्टली इसमें भी वही है, प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म। इसमें हम कहते हैं कि जो बुरे से बुरा होना होगा वो मेरे साथ होगा, अच्छा तो होना ही नहीं। होते ना पेसिमिस्ट लोग होते हैं कि नेगेटिव लोग, पेसिमिस्ट लोग, कि हमारे साथ तो सारा बुरा होगा, अच्छा तो कुछ होगा ही नहीं। तो एग्जैक्टली इसका भी मतलब यही होता है। तो इसमें हम, हमारी सिंगल स्टेटमेंट है, प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस, एंटिसिपेट नो इनकम। पहली लाइन जो है, प्रोवाइड फॉर ऑल एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस बट डू नॉट अकाउंट एंटिसिपेटेड इनकम एंड प्रॉफिट। जो फर्स्ट लाइन है, इसका मतलब एग्जैक्टली यही है कि मेरे डेटर्स है, मान लो 50,000 के। डेटर्स कौन होते हैं? अच्छे लोग बुरे लोग? अच्छे लोग, उन्हें पैसे देने हैं, मगर सारे खराब है। मेरे कुछ तो पैसे मारेंगे ही मारेंगे, या मुझे डिस्काउंट देना पड़ेगा या कोई इंस्टॉलमेंट हो जाएगा, पूरे पैसे नहीं मिलेंगे। दोनों में आ सकता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि कोई ना कोई तो पैसे मारेगा ही मारेगा। इसीलिए हम प्रोविजन फॉर बैड डेट या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाओ। प्रोविजन का मतलब होता है अभी तक नुकसान हुआ नहीं है, हो सकता है, प्रोवाइड कर रहे हैं। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इस केस में हम ये मान के चलते हैं कि अभी तक नुकसान हुआ नहीं है, हो सकता है। डेटर्स है, मेरे साथ तो नुकसान होगा, मेरे साथ तो सब हमेशा खराब होता है, तो मुझे हो सकता है इतना नुकसान हो जाए, इसीलिए मैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाती हूँ। मगर मैं अच्छी हूँ, मेरे जो क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स मतलब कौन होते हैं? अच्छे लोग बुरे लोग? बुरे लोग जिन्हें मैंने पैसे देने। मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं सबको पूरे पैसे दूँ, तो मैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर कभी नहीं बना। तो जो भी दूर दूर तक खर्चे में देख सकती हूँ, सोच सकती हूँ, उन सब के लिए हम प्रोविजन बनाते हैं। मगर अगर कुछ फायदा लग रहा है कि हो सकता है मुझे इंश्योरेंस क्लेम मिल जाए, हो सकता है क्रेडिटर्स को डिस्काउंट दे दे, कुछ भी रीजन, उसके लिए प्रोविजन कभी नहीं करना। तो प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म, इट सेज प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस, एंटिसिपेटेड लॉसेस, बट एंटिसिपेट नो इनकम। अच्छा कुछ नहीं होगा, सब बुरे से बुरा होगा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है वी क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट। जितने भी हम प्रोविजन बनाते हैं वो इसकी वजह से बनाते हैं। इसमें जो सेकंड पैराग्राफ है इसे 3 स्टार मार्क कर लेना। पहला, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट ऑन नेट रियलाइजेबल वैल्यू और मेकिंग द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड डिस्काउंट ऑन डेटर्स in anticipation of bad debts and discount.
सिर्फ इसी प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल जिसे कहते हैं घोट के पी जाओ, दिमाग के साथ दिल में भी उतारना, ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह कम है, हर जगह। इसकी वजह से हम प्रोविजन बनाते हैं। और ये पॉइंट तो कभी भूलना ही मत, दैट क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। जैसे मान लीजिए मेरा जो सबसे कॉमन एग्जांपल है, अगर हम फोन की बात करते हैं, आईफोन है मेरे पास इस टाइम, आईफोन 14 के 50 लाख के गुड्स है, फोन है, एकदम से आईफोन 15 लॉन्च हो जाता है, तो ये वैल्यू 50 लाख की रहेगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो मेरा स्टॉक बैठे बैठे कम हो गया। ठीक है, तो हम जो कम वैल्यू है, जो रिड्यूस्ड वैल्यू, हम उस पर रिकॉर्ड करें। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट, कॉस्ट मतलब जितने में खरीदी है, और रियलाइजेबल वैल्यू मतलब जितने में मैं सेल कर सकती हूँ, कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। ये पॉइंट आपका आगे जितने चैप्टर्स हैं कहीं ना कहीं यूज होगा। इवन जर्नल में जब क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होती है, आपको दो वैल्यूज गिवन होंगी, कॉस्ट और मार्केट प्राइस। इसी तरह फाइनल अकाउंट्स करेंगे हम आखिरी में, उसमें भी क्लोजिंग स्टॉक की दो वैल्यू गिवन होंगे, तो उसमें हम क्लोजिंग स्टॉक में लेते हैं कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। बाकी जितना हमने जर्नल किया था, जब भी परचेज अकाउंट क्रिएट करते थे, वो किस पे लेते थे? गुड्स गिवन एज चैरिटी, गुड्स गिवन एज एडवर्टीजमेंट, वो हम कॉस्ट पे लेते थे, मार्केट प्राइस पे लेते थे, और विच एवर इज लो कॉस्ट पे। तो इसमें कहीं तो कंफ्यूजन हो जाती है, बड़ा क्लियर रखना, सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक होता है कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, बाकी सब चीजें कॉस्ट पे ले। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और लिख लो, इसी के साथ जो हमारा प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म होता है, इट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल करंट एसेट्स। ये लिख लीजिए, इट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल करंट एसेट्स। आपका क्लोजिंग स्टॉक है, आपके डेटर्स है, जितने भी करंट एसेट्स है, सिर्फ उस पर अप्लाई होता है। ये जो हमारा रूल है कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, ये मेरी अगर मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट्स हुई या शेयर्स हो गए, उन पे भी सब पे अप्लाई होता है। जितने हमारे करंट एसेट्स पॉसिबल है, उन सब पे ये रूल अप्लाई होता है। मोस्टली जो क्वेश्चन आता है वो क्लोजिंग स्टॉक या प्रोविजन फॉर डाउटफुल पे आता है। नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। इसके साथ आगे लिख लो, इट इज एप्लीकेबल ऑन फिक्स्ड एसेट्स। जितने करंट एसेट्स हैं उस पर प्रूडेंस अप्लाई होता है, और जितने फिक्स्ड एसेट्स हैं उस पर हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल होता है। मान लो मैंने लैंड खरीदी है 50 लाख की, उसकी मार्केट वैल्यू आखिरी में हो गई है 75 लाख या 45 लाख, तो मुझे किस पे रिकॉर्ड करनी चाहिए? 50 लाख पे, 75 लाख पे, 45 लाख पे? 50 लाख। जितने हमारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, जितने फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, इट इज वैल्यूड एट कॉस्ट, कॉस्टलेस डिप्रिसिएशन। इस पे हम वो नहीं कैलकुलेट करते कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लो, उसे हम नहीं करते। तो इसलिए हमने दोनों को क्लासिफाई कर दिया, करंट एसेट्स कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, जितने फिक्स्ड एसेट्स होते हैं उनपे कॉस्ट, कॉस्टलेस डिप्रिसिएशन। एक बार जितना हमने पढ़ा जल्दी से रीड कर दो, जल्दी से। व्हीकल मतलब सारे, और लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, व्हीकल, मशीनरी, ये सारे हो गए, तो हम इन्हें कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन पे रिकॉर्ड करते हैं। जो हमारा प्रूडेंस है वो किस पे अप्लाई होता है? करंट एसेट्स पे। और कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, फिक्स्ड एसेट। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जो खरीदी हुई प्राइस है उस पर रिकॉर्ड करते हैं। तीन अलग अलग टर्म्स है हमारी, कॉस्ट, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू। तीनों में क्या डिफरेंस है, एक बार ट्राई करो। कॉस्ट मतलब कॉस्ट मतलब जितने में खरीदी है, कॉस्ट परचेज प्राइस, हमारी हमें उसकी कॉस्ट कितनी पड़ी, मतलब हमने कितने पैसे दिए उसे खरीदने के लिए, उसे कहते हैं कॉस्ट परचेज प्राइस। बुक वैल्यू मतलब वो तो कॉस्ट ही हो गया। बुक वैल्यू इज कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिशिएटेड वैल्यू जिसे हम कहते हैं। बुक वैल्यू अगर मैं नाम से ही सिंपल बात करूं, बुक वैल्यू मतलब वो वैल्यू जो बुक्स में है। बुक्स में कौन सी वैल्यू होगी? कॉस्ट लेस डेप्रिशिएटेड वैल्यू। ये जो मैं ये बता रही हूँ,
ये चाहो तो आप शुरू के पेजेस में लिख लेना, ये बड़ी मतलब कॉमन सेंस वाली चीजें हैं जो छोटे छोटे पॉइंट्स आपके गलत हो जाते हैं पॉइंट्स में, अदरवाइज ये अलग से नहीं पढ़ाया जाता, कोई चैप्टर नहीं है, मगर सिंपल टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए। तो कॉस्ट का मतलब होता है परचेज प्राइस, जितने में खरीदी है। बुक वैल्यू मतलब वैल्यू इन द बुक्स, बुक्स में हमारी कौन सी वैल्यू होगी, डेप्रिशिएटेड वैल्यू, जितना डेप्रिसिएशन लिस्ट की है। और मार्केट वैल्यू मतलब मार्केट के हिसाब से सेलेबल वैल्यू, कि अगर आप उस बिल्डिंग को आज मार्केट में सेल करते हो तो कितने पैसे मिलते हैं, उसे कहते हैं मार्केट वैल्यू। तो तीन टर्म्स हम यूज करेंगे हर जगह। कॉस्ट मतलब जितने में खरीदी थी, मुझे कितने की पड़ी है। बुक वैल्यू मतलब डेप्रिशिएटेड वैल्यू। और मार्केट वैल्यू मतलब अगर हम उसे सेल करते हैं तो हमें कितने पैसे मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड मार्केट वैल्यू। नेक्स्ट इज मैचिंग कंसेप्ट और मैचिंग प्रिंसिपल। वो याद है ना, छोटी क्लासेस में करते थे, मैच करते थे, ए से ए बी सी डी वो करते थे। इसमें भी एग्जैक्टली मतलब यही है, मैचिंग कंसेप्ट और मैचिंग प्रिंसिपल। मतलब मैं करंट ईयर के रेवेन्यू को करंट ईयर के एक्सपेंसेस से मैच करूंगी टू कैलकुलेट द करंट ईयर प्रॉफिट। तो मैचिंग में मेन जो टर्म है दैट इज प्रॉफिट। तीन पॉइंट्स, तीन प्रिंसिपल ओवरलैपिंग है, मैं बार बार कह रही हूँ, सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। पहला आपका एक्रूवल बेसिस, एक्रूवल एजम्पशन, देन मैचिंग, और तीसरा रेवेन्यू रिकॉग्निशन। इन तीनों में मैक्सिमम कंफ्यूजन होती है कि कौन सा प्रिंसिपल है, और क्वेश्चन जरूर आता है। तो मैचिंग का जो कोर वर्ड है दैट इज प्रॉफिट। मैच करना मतलब करंट जिसमें रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों हो, जब वो प्रॉफिट की बात करे, मतलब वो है मैचिंग कंसेप्ट और मैचिंग प्रिंसिपल। So expenses incurred to earn the revenue should be recognized as expense in the year revenue is recognized. इसमें चाहो तो ये लाइन लिख लो, we match current year revenue, we match current year's revenue with we match current year's revenue with current year's expenses to calculate current year's profit. और प्रॉफिट को बॉक्स करके इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। expenses to calculate current year's profit. प्रॉफिट को बोल्ड लेटर से मार्क कर लेना, क्योंकि सिर्फ रेवेन्यू की बात करेगा तो वो रेवेन्यू रिकॉग्निशन आता है, अगर प्रीपेड आउटस्टैंडिंग की बात करता है तो एक्रूवल एजम्पशन होती है। जब दोनों चीजों की बात करें, रेवेन्यू और एक्सपेंस या प्रॉफिट की बात करें, तो मैचिंग कंसेप्ट। एक पॉइंट और लिख लीजिए इसी में, वी चार्ज डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज करते हैं, फिक्स एसेट पे, करंट एसेट्स पे, फिक्स एसेट। वी चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, वी चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट टू कैलकुलेट correct profit, to calculate correct profit. इसमें बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं, तो जहां भी डेप्रिसिएशन की बात करें, डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करते हैं, करेंट ईयर एक्सपेंसेस हम ठीक करें और उसके से प्रॉफिट सही है, तो जब भी डेप्रिसिएशन की बात करें मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है। हाँ जी, खाली रेवेन्यू तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन अभी हम बाद में पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में। जहां प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड एक्सपेंसेस वगैरह इन सब का आ जाए तो वो एक्रूवल एजम्पशन। जहां दोनों की बात करें, रेवेन्यू, एक्सपेंस और प्रॉफिट की, तो मतलब मैच, क्योंकि हम इसे मैच कर रहे हैं। देन ड्यूअल एस्पेक्ट और ड्यूअलिटी प्रिंसिपल, ड्यूअल मतलब दो, तो वही हर ट्रांजेक्शन का कम से कम दो जगह इफेक्ट जाता है, जैसे हमने अकाउंटिंग क्वेश्चन में पढ़ा कि कोई भी ट्रांजेक्शन होती है कम से कम दो जगह इम्पैक्ट जो जाएगा ही जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड ड्यूअल एस्पेक्ट। हाँ, ये हर ट्रांजेक्शन का कम से कम दो जगह इम्पैक्ट जाता है। इसकी एक स्टेटमेंट अभी मैं वो लिखवा दूंगी, मोस्टली पेपर में वो ये स्टेटमेंट आती है, अभी मुझे याद दिलवाना, मैं लिखवा दूंगी। तो ड्यूअल एस्पेक्ट, इसमें एक तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन, इसको अंडरलाइन कर लो, कैपिटल टोटल इक्विटी इज इक्वल टू एसेट, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स, मतलब वही अकाउंटिंग इक्वेशन ही है बेसिकली। तो इसमें यही है कि हर डेबिट का क्रेडिट होता है एंड वाइस वर्सा, हर ट्रांजैक्शन कम से कम दो जगह तो जाती ही जाती है, ड्यूअल एस्पेक्ट है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है,
रेवेन्यू सेल्स, जब हम बात करते हैं रेवेन्यू मतलब सेल्स, जो हमारे पैसे आ रहे हैं, तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट मतलब आप रेवेन्यू किस पॉइंट पे रिकॉग्नाइज करो। मान लीजिए आपको 15 Feb 2023 को ऑर्डर रिसीव हुआ कि आपको गुड सप्लाई करने हैं, उसने फोन पे कहा कि आप ऑर्डर मेरा लिख लो और मुझे सप्लाई कर दो। आपने 15 मार्च को गुड्स डिलीवर किए और 30 मार्च को आपको पेमेंट मिली है, तो मैं रेवेन्यू किस डेट को मानूंगी, इसको इसको या इसको? 15 मार्च, जब एक्चुअली आपने गुड्स डिलीवर किए। जैसे ही गुड्स डिलीवर करोगे तभी तो पैसे लेने का हक बनेगा। हम कैश अगर 30 मार्च तब लेती है तो मैं कैश बेसिस फॉलो कर रही हूँ, एक्रूवल कर। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन एग्जैक्टली यही पॉइंट कहता है कि हम रेवेन्यू या सेल्स तब नहीं मानते जब ऑर्डर मिलता है, हम तब भी नहीं मानते जब पैसे मिलते हैं। हम रेवेन्यू तब रिकॉग्नाइज करेंगे, मतलब सेल्स को तब रिकॉर्ड करेंगे जब व्हेन यू गेट द राइट टू रिसीव द पेमेंट, जब गुड्स डिलीवर कर। जब बिना गुड्स ये पैसे लेने जा सकते हो, भगा देगा मुझे। तो जब गुड्स डिलीवर करते हैं देन आई गेट द राइट टू गेट द पेमेंट। तो 15 मार्च को मैं इसे सेल्स में रिकॉर्ड कर। तो एग्जैक्टली और इसका सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशन ये होती है रेवेन्यू रिकॉग्निशन की, सिर्फ सेल्स की बात कर, ना कॉस्ट की बात कर रहा, ना वो आपकी प्रॉफिट की बात कर रहा, ना आपसे ये कह रहा कि प्रीपेड में की एडजस्टमेंट करो, कुछ नहीं कह रहा, सिर्फ और सिर्फ सेल, सिर्फ रेवेन्यू। जब सिर्फ एक फोकस्ड होता है तो वो रेवेन्यू रिकॉग्निशन। ठीक है, देन वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट। वेरीफाई इसका मतलब है कि आप ट्रांजैक्शन तभी रिकॉर्ड करोगे जब उसके साथ उसका प्रूफ हो। जैसे मान लीजिए मैंने गुड्स परचेज किए तो उसका बिल मिलता है, बिल अटैच कर दूंगी, स्टेपल कर दूंगी। गुड्स सेल करे, उसका आपने देखा होगा कभी भी आप गुड्स खरीदते हो उसकी कई कॉपीज निकलती हैं, देखा आपने? आप बेशक मॉल से खरीदो, आप कहीं से भी खरीदो, वो सिंगल कॉपी कभी नहीं निकालते, वो 2-3 कॉपीज निकालते हैं। या तो नीचे वो फोटो कॉपी वो लगा होता है, फोटो कॉपी कह रही हूँ सॉरी, कार्बन लगा होता है जिसमें दूसरी कॉपी बनती चली आती है, या अगर कंप्यूटर से निकाल रहे हैं तो इकट्ठी 2-3 प्रिंट आउट निकलते हैं, ताकि वो एक कॉपी आपको दे दे, एक खुद अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, एक परचेज या सेल डिपार्टमेंट में रहता है। तो वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल एग्जैक्टली ये कहता है कि आप कोई भी ट्रांजेक्शन जब रिकॉर्ड करोगे उसके साथ उसका प्रूफ अटैच होना चाहिए। आपने पिक्चर में देखा होगा कि जब वो मजदूरों को पेमेंट करते हैं तो उनका अंगूठा लगवाते हैं, देखा पिक्चर में? लाइन लगा के पैसे देते जा रहे हैं और उनके अंगूठा लगवाते जा रहे हैं। और हाई क्लास में अगर हम बात करते हैं तो वो क्या करते हैं, जब पेमेंट करते हैं तो स्टैंप लगी होती है वाउचर पे, उस रेवेन्यू स्टैंप पे साइन करवाते हैं। इट इज अ प्रूफ कि किसने पैसे रिसीव किए। अगर ऐसा नहीं होगा तो सोचो अकाउंटेंट के पास वो फ्री हैंड होगा, वो अलग अलग नाम से अपने जेब में पैसे रखता जाएगा, कोई रिकॉर्ड ही नहीं रहेगा। इसी तरह परचेज सेल, इवन पेन भी अगर वो खरीदते हैं तो उसका जो बिल है वो अटैच होना चाहिए, नहीं तो हम उस एक्सपेंस को रिजेक्ट कर देते हैं। तो वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल एग्जैक्टली यही कह रहा है कि कोई भी चीज जो आप रिकॉर्ड कर रहे हो उसको आप वेरीफाई कर सको, उसके साथ उसका प्रूफ अटैच होना चाहिए। जल्दी से वो रीड करिए सारा।